हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर फॉर करंट अफेयर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटी का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लिया, आज हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कहां पर आता है? पीएसआईआर में। पीएसआईआर क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिकल साइंस क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आईआर अपने आप सिलेबस में आ जाएगा, बिकॉज ये करंट का हिस्सा होता है। फाइन, तो पहला हमारा टॉपिक है आज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब ये टॉपिक क्यों आपके न्यूज में था, इसके पीछे एक रीजन ये है क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2021 में, यानी इसी साल। इस साल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। यानी जो कंट्रीज है वो अपना स्टॉक पाइल बढ़ा रही है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का स्टॉक बढ़ा रही है। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में सिप्री, SIPRI, सिप्री 2021 रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज भी किए, जिसमें उन्होंने ये कहा, सबसे पहले इंडिया की बात की और ये कहा कि इंडिया में 2020 में, यानी पिछले साल की शुरुआत में, इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स थे और अभी 2021 में उनके पास 156 न्यूक्लियर वेपन्स है। यानी इंडिया ने भी अपना स्टॉक पाइल बढ़ाया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का। इंडिया के अलावा चाइना और पाकिस्तान ने भी बनाया है, इसी रिपोर्ट में है। साथ में इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसका 90% वो किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। और अगर आपको दुनिया पूछेगा कोई, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? इट इज रशिया, नो डाउट। फाइन, यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा रशिया के पास है। नाउ बिकॉज सारे के सारी कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, इवन इसराइल तो क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करता है, वो लोगों को एम्बिग्युइटी में रखता है कि लोग जो सोचे वो सोचे, पर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, तो ये चाइना है, ये सारी कंट्रीज है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। फाइन, अब न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के साथ साथ इन्होंने इन सारी कंट्रीज ने जब अपना स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ाया है, हमने ऐसी इंक्रीज जो है 1990s के बाद से अभी तक नहीं देखी है। क्योंकि 1990s में आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जो आपका रशिया और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया। तो उसके खत्म होने के बाद भी आपके पास कोई वजह नहीं थी कि आप अपना स्टॉक पाइल क्यों बढ़ाएंगे। दुनिया को खत्म करने के लिए आपके पास अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, उन इस वॉर को एक दो तीन न्यूक्लियर वेपन से भी खत्म किया जा सकता है, पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो आपके पास इतने हजारों में है न्यूक्लियर वेपन्स। फाइन, तो उन्होंने आपस में ये एक काफी सारे कन्वेंशंस भी किए कि हमें अपना स्टॉक पाइल कम करना चाहिए। तो उन्होंने काफी सारी ट्रीटीज भी आई, लेकिन इन कंट्रीज ने बिल्कुल नहीं माना और कंटिन्यूसली इनके न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते गए और पिछले कुछ 1-2 सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। फाइन, अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो गया कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करते करते, डीन्यूक्लियराइज करते करते एलिमिनेट ही कर दो, उसको हम न्यूक्लियर एलिमिनेशन कहते हैं, न्यूक्लियर एलिमिनेशन। फाइन, अब कॉन्सेप्ट क्या है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का? कॉन्सेप्ट है कि आपने बहुत ज्यादा ट्रीटी साइन की, पहले आपने टेस्ट्स पे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स जब टेस्ट किए जाते हैं उनके टेस्ट पे बैन लगाया, फिर उस टेक्नोलॉजी पे बैन लगाया, उसको खरीदने पे, इस्तेमाल करने पे बैन लगाया धीरे धीरे। फिर आपने ये भी कहा कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको कम कीजिए, उनको कम कीजिए। ऐसे करते करते न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होती है, न्यूक्लियर वेपन्स की एलिमिनेशन हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन sought to eliminate nuclear weapons in the first resolution adopted by UNGA। यानी 1946 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो पहला रेजोल्यूशन किस लिए पास हुआ था? टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूएनजीए। फाइन, सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू अचीव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? यानी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं पूरी दुनिया में? पहला स्टेप है 1963 का पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी यानी जब भी न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है उसकी टेस्टिंग होती है और उसी टेस्टिंग के ऊपर बैन लगाई गई है। और इसमें, इस ट्रीटी में ये लिखा है साफ तौर पर कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग ना ही हवा में हो सकती है,
ना ही जमीन पर हो सकती है, ना ही पानी में हो सकती है, और ना ही आउटर स्पेस में आप कर सकते हो, ठीक है। और हम न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को बैन करते हैं। ये है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। उसके बाद एक और ट्रीटी आई थी 1970 में, न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, या जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, एनपीटी। तो इसमें क्या है, इसमें ये इट्स द बाइंडिंग कमिटमेंट, यानी जो भी इसको साइन करेगा उसको ये लिख के देना है कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा। आई विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, आई विल नॉट एक्वायर द न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा। दैट इज योर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कंट्री जब इसको साइन करती है तो वो कंट्रीज फिर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोक्योर नहीं कर सकती, वो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है फॉर पीसफुल यूज। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज कैसे होगा? फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाते हैं, फाइन, वो हम नीचे देखेंगे। उसके बाद हमने एक और ट्रीटी लेकर आए हम, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब ये ट्रीटी जो है फिर से एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन ऑल एनवायरमेंट्स, ठीक है। इट ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1996 and has yet not entered into force, ठीक है। It has yet not entered into force। 1996 में इसका फाइनलाइज ये प्रपोज की गई थी और इसमें सिग्नेचर भी काफी सारे कंट्रीज ने किया था। सो इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर वेपन्स, इस्तेमाल नहीं हो सकते, किसी की कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता किसी भी एनवायरमेंट में। उसके बाद है आपका ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. It is considered the legally binding instrument, यानी ये ट्रीटी सिंपली कहती है, प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, बैन करती है न्यूक्लियर वेपन्स को। एक तो हो गया टेस्ट नहीं कर सकते, वो था आपका पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। फिर हो गया एक्सप्लोजन नहीं हो सकता किसी भी एनवायरमेंट में, आप उसको एक्सप्लोड नहीं कर सकते, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स लाई, TPNW, जो ये कहती है कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स को ही बैन कर रहे हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग को नहीं, एक्सप्लोजन को नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स को ही बैन किया जा रहा है। और ये रिसेंटली पिछले साल इट एंटर्ड इनटू फोर्स, और इस साल भी इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी 2020-21 में, ठीक है। तो ये काफी नई ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर वेपन्स को ही प्रोहिबिट करती है एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो कंट्री ये साइन करेगी उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स टोटली एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रीटी ऐसी है जो कहती है ना ही आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकते हो, ना ही उनको टेस्ट कर सकते हो, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही एक्वायर कर सकते हो, ना ही पोजेस कर सकते हो, ना ही स्टॉक पाइल कर सकते हो, ना ही थ्रेटन कर सकते हो फॉर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। यानी किसी भी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आपने बैन लगाई है न्यूक्लियर वेपन्स पे। अब ये ट्रीटी जो है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैन लग चुकी है न्यूक्लियर वेपन्स पे, इसीलिए किसी भी कंट्री ने जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उन्होंने किसी ने भी नहीं इसको जो है इस पे साइन किया, इसको जो है रैटिफाई किया, किसी ने भी नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, फ्रांस ने नहीं किया, यूके ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया, किसी भी कंट्री ने नहीं किया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, फाइन। तो ये आपकी उन्हीं कंट्रीज ने इस पे साइन किया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट भी होती है। ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट शुरू कब हुआ? 1979 में, एंड इट इज अ सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम, यानी पहली बार जब यूनाइटेड नेशन में आपने एक पहला स्पेशल सेशन बुलाया था 1978 में, वहां पर जो मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि हमने एक कॉन्फ्रेंस हुई, हमें जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने की जरूरत है, न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा सब्सटैंशियल काम नहीं किया है, बिकॉज दे हैव एक्चुअली नॉट बीन एबल टू रीच अ कंसेंसस, बिकॉज वो कंट्रीज जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स वो डिसआर्म करने को तैयार नहीं है, फाइन। सो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलर आपका ये सवाल आता रहता है MCQs में।
कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। पहली पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। इंडिया कहता है कि हमें इतने न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए कि हमारे पास एक क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट हो, यानी किसी के साथ भी जंग करने से पहले आपके पास इतने ज्यादा वेपन हो कि सामने वाला जंग करने का सोचे भी ना। फाइन। अब देखिए, जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की है तब से इंडिया का ना ही चाइना के साथ वॉर हुआ, ना ही पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। लाइक ऑल आउट वॉर नहीं हुआ। अब बॉर्डर पे खिंचपिच चलती रहती है, बट ऑल आउट वॉर तब से नहीं हुआ हमारा। अब चाइना और पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। ऐसे ही इसको हम डिटरेंट कहते हैं, यानी हर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती है ताकि उसको दूसरी कंट्री इन्वेड ना करे। फाइन। सो इंडिया की भी पॉलिसी है कि हमारे पास एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट हो। दूसरा पॉलिसी क्या, इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो गया कि हमारा जब भी किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, चलिए पाकिस्तान के साथ हो गया, और इंडिया कहता है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारा जंग होता है किसी के साथ तो हम कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके जो है नॉर्मली जो वेपन्स होते हैं, बॉम्ब्स वगैरह, लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले। फाइन। लेकिन अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक कोई करता है फिर हम उस पे वापस से सेकेंड अटैक करेंगे। ठीक है। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी में क्लियर कट लिखा है कि जब हम फिर यहां से अटैक करेंगे, वापस रिवर्स अटैक करेंगे, दैट विल बी डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, यानी हम इतना डैमेज क्रिएट करेंगे कि वो कंट्री अपने पांव पे खड़ी ही ना हो। तो ये हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी हम पहले नहीं करेंगे। अब रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान का वो चल रहा था, क्या इसको कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल, तब काफी वॉर के नजदीक आ चुके थे हम। तब हमारे जो उस वक्त के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है, और हम फर्स्ट यूज पॉलिसी कर सकते हैं और हम पहले ही न्यूक्लियर वेपन डाल सकते हैं पाकिस्तान पे। तो ये कहा गया था, वर्बली कहा गया था, लेकिन ऑन पेपर हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उसके बाद इंडिया की एक और पॉलिसी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे उन कंट्रीज के खिलाफ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ठीक है। सो नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल बी डन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक है। और इंडिया जो है has its continued commitment to the goal of nuclear weapon free world। इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड देखना चाहता है ग्लोबली। फाइन। सो दिस इज योर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। सो चैलेंजेस क्या है डिसआर्मामेंट में, यानी हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्यों नहीं कर पा रहे, चैलेंजेस क्या है। नंबर 1, मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर हम डिसआर्म करेंगे बाकी कंट्री नहीं करेगी। इंडिया बोलेगा चलो अपने वेपन्स में कम करता हूँ, 150 से 100 पर लाता हूँ, चाइना तो नहीं मानेगा वो। फाइन। तो चाइना अपने कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की, यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स रशिया पे बोल रहा है कि आप अपने वेपन्स कम करो, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स खुद रिसेंटली उन्होंने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शुरू की, जो सबमरीन से अब न्यूक्लियर वेपन्स निकलेंगे। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स जो है डिप्लॉय कर चुका है अपने वॉरहेड्स में। ऐसे ही ये मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है इसकी वजह से डिसआर्मामेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा, इसमें कंसेंसस ही नहीं बन रहा है। जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो मान ही नहीं रहे कि उसको कम करना है। जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और जो रशिया है, इन दो कंट्रीज ने आपस में कुछ ट्रीटी साइन की थी, जहां पर एक ट्रीटी थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। जब आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे पास अलग अलग टाइप के मिसाइल होते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज मिसाइल, दूसरा होता है मीडियम रेंज मिसाइल, तीसरा होता है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, चौथा होता है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल। फिर होती है आपकी मिसाइल्स में, कभी होती है आपके पास क्या इसको बोलते हैं, क्रूज मिसाइल, कभी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, कभी होती है हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल, कभी होती है एयर टू सरफेस मिसाइल, कभी होती है सरफेस टू एयर मिसाइल, कभी होती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, आपको इतना तो नहीं पढ़ना है, बस सिंपली मैं ये बता दूं कि हमारे पास अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गई, सपोज अगर आपके पास कोई थिएट्रिकल मिसाइल है, थिएट्रिकल मिसाइल होगी कि वो मिसाइल निकलेगी 100-150 किलोमीटर तक उसका टारगेट होगा। दूसरा होगी आपके पास, जैसे आपके पास है शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसका जो शॉर्ट रेंज की जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर तक की होती है। दूसरा होता है 1000 से 2500 या 1000 से 3000 किलोमीटर, वो होती है मीडियम रेंज मिसाइल। फिर 3000 से ज्यादा
5000 किलोमीटर तक होती है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, और 5000 किलोमीटर से अलावा या 5500 किलोमीटर से अलावा जो मिसाइल निकलेगी, इंडिया यहाँ पर है और इंडिया ने कोई मिसाइल डाली जो 5500 किलोमीटर आगे निकल के अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगी, ऐसी मिसाइल को हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, ICBM। और ये सबसे डेडली मिसाइल्स होती है बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा रेंज है। फाइन, तो पॉइंट ये है कि कंट्रीज ने आपस में, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने आपस में ये ट्रीटी साइन की थी, INF ट्रीटी। ये INF ट्रीटी क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, ये है आपकी INF ट्रीटी। INF ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1988 में। कब? 1988 में, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इंटरमीडिएट रेंज वाली जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, हम उसका इस्तेमाल आपस में नहीं करेंगे, उसको हम कम करेंगे। फाइन, ऐसे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, स्टार्ट ट्रीटी, इसको हम कहते हैं स्टार्ट, START। इसका एक और नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यानी इन्होंने आपस में, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने आपस में ये स्टार्ट ट्रीटी शुरू की ताकि आपस में उनके जो आर्म्स रिडक्शन है वो शुरू हो जाए, यानी अपने आर्म्स को कम करने की बात की गई। फाइन, अब ये ट्रीटी खत्म होने वाली है 2021 में। अब यूनाइटेड स्टेट्स उससे निकल गया पहले ही, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो ऑलरेडी साइन कर चुका था, INF साइन कर चुका था, स्टार्ट साइन कर चुका था, वो उससे बाहर निकल चुका है। इसकी वजह से अब सामने वाली कंट्री, अब रशिया क्यों मानेगा? अगर US बाहर निकल चुका है तो रशिया तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। फाइन, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान न्यूक्लियर डील से भी विड्रॉ कर लिया। आपने देखा कैसे उन्होंने विड्रॉ किया, जो आपका ये है ट्रंप ने। फाइन, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो उन्होंने बनाया था ईरान में, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम कहते हैं, तो वहां से भी विड्रॉ कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो यूनाइटेड स्टेट्स जब विड्रॉ कर रहा है तो इसमें कंसेंसस बनना अब मुश्किल है। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना कंटिन्यू अपने न्यूक्लियर पाइल को एक्सपैंड कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? तो इसमें डिसआर्मामेंट तो नहीं हो पाएगी। कोविड-19 के इम्पैक्ट से भी हमने देखा चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बायलैटरल टाइज है उसमें दूरियां आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स केप्ट ऑन सेइंग इट्स अ चाइनीज वायरस, और उन्होंने चाइना पे डाल दिया, और चाइना कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये यूनाइटेड स्टेट्स से लीक हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे और वहीं से ये लीक हुआ, जिसको हम कहते हैं लैब लीक हाइपोथेसिस, ठीक है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है कि ये सच में एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड पैंडेमिक तो नहीं है। भाई, ऐसे ही जो चाइना का जो एक्सपेंशन हो रहा है, चाइना का जो 2049 का मॉडल है, टू एक्चुअली रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड 2049 तक। तो चाइना का जो ये एक्सपेंशनिज्म है, इसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्वाड बनाया। तो क्वाड क्या है? क्वाड है कुछ कंट्रीज का मिला जुला सिस्टम, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मिलकर एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना रहे हैं। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर एक्टिविज्म हो रहा है, यहाँ से क्वाड बन रहा है, वहां से चाइना का अपना ब्लॉक है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना मुश्किल है। फाइन, व्हाट कैन बी डन टू रीइग्नाइट? यू डू नॉट नीड टू स्टडी दिस, आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं, ये मेंस के लिए कुछ सजेशंस हमें देनी पड़ती है। उसके बाद है आपका सेकंड, इंडियाज सिविल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। ओके, एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। सो इंडिया की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन क्या है? सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन हो गया कि आपने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना है फॉर सिविलियन यूज, फॉर पीसफुल यूज, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? अब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाएंगे? तो काफी ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज ये एक क्लीन एनर्जी देती है आपको, इसमें पोल्यूशन नहीं होता। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके पावर जनरेशन करना पड़ता है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। यू आर यूजिंग द पावर, यू आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करके आप जो है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। फाइन, तो इंडिया ने जो सिविलियन इस्तेमाल के लिए, सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है इस्तेमाल काम में लाने का शुरुआत की है, उसके साथ इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ कोऑपरेशन की है,
अब रिसेंटली रशिया जो है इसमें सबसे आगे है। आपने सुना होगा चेरनोबिल, चेरनोबिल आपने सुना होगा। रशिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें एक्सीडेंट एक हुआ था, और अभी भी 30 साल हो चुके हैं और आज भी चेरनोबिल जाने से लोग डरते हैं, बिकॉज आज भी वहां पर वो रेडिएशन चल रही है, ठीक है, जो 30 साल पहले वहां पर एक न्यूक्लियर डेटोनेशन हुआ था एक पावर प्लांट से। सो ये काफी डेडली होता है, काफी डेंजरस होता है, इसीलिए हमें इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, और रशिया के पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज है, और हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन की है, कोऑपरेशन की है, ताकि इंडिया में भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सके, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम कर सके, पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सके, तो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। फाइन। तो रशिया में एक बहुत बड़ी जो है वहां की एक कंपनी है नोन एज रोसाटम 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 ने रिसेंटली इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में एक नया पावर प्लांट बनाना शुरू किया, जिसका नाम है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब ये रोसाटम ने शुरू किया किसके साथ कोलैबोरेशन करके? इंडिया के एनपीसीआईएल के साथ। एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। फाइन। और ये क्या है? इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फाइन। तो रोसाटम ने मिलकर एनपीसीआईएल के साथ क्या किया? कुडनकुलम पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की तमिलनाडु में। फाइन। और ये एनपीसीआईएल किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये सारी चीजें याद रखना, यही से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अब ये तो न्यूज में था, अब हम देखेंगे इंडिया में कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में है, कौन कौन सा अभी ऑपरेशनल है। जैसे न्यू दिल्ली में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पास है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद राजस्थान में हमारे पास है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर गुजरात में है हमारे पास ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका में है काइगा जनरेटिंग स्टेशन। आपका तमिलनाडु में 2 है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और है कुडनकुलम जो अभी कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है। फाइन। तो इंडिया ने इस सिविलियन यूज के लिए, पीसफुल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज के साथ की है, 14 कंट्रीज के साथ की है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नमीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड वियतनाम। इन कंट्रीज के साथ हमने कोलैबोरेशन कर रखी है फॉर द सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फाइन। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था एनएसजी। एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये वो कंट्रीज का ग्रुप है जिन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, जो क्या है? न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है। और इसने कहा, इस एनएसजी में ये लिखा गया है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री हम उसी को मानेंगे जो 1967 में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुकी थी। अब इंडिया ने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत बाद में की, ठीक है। इंडिया ने जो है उसमें इंडिया ने जो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया था, उसमें पोखरण टेस्ट किए थे हमने। ये तो बहुत बाद में हुए थे पोखरण टेस्ट एंड स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू एनएसजी, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है दैट आर इलीगल, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है दैट आर इलीगल, इजराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है दैट आर इलीगल। फाइन। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कंट्री आज हम लीगली अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ जो भी उन्होंने बनाया है, वो यही है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री सिर्फ वो कंसिडर की जाएगी जो 1967 में न्यूक्लियर वेपन थी। फाइन। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो एनएसजी ग्रुप उन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें चाइना है, रशिया है, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है। तो एनएसजी ग्रुप ने ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया जिसमें ये आपस में ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रेड कर सकते हैं, और एनएसजी ग्रुप से बाहर किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे, जो एनएसजी में होगा उसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ वो दे सकते हैं। अब इंडिया एनएसजी के बाहर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स बाद में आए, तो इंडिया एनएसजी से बाहर है। तो होना तो ये चाहिए था कि इंडिया को भी कोई चीज ना दी जाए, इंडिया के साथ भी कोई कोलैबोरेशन ना हो न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंडिया के साथ ना हो, है ना, क्योंकि इंडिया जो है एनएसजी से बाहर है। पर नहीं, इन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट की है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को काउंटर करना चाहता है और उनको इंडिया से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, और उन्हें इंडिया को एक एक्सेप्शन दी कि हम किसी के साथ भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे सिवाय इंडिया। तो इंडिया को इंडिया के साथ कोऑपरेशन चल रही है, जो इंडिया के साथ कोऑपरेशन करेगा उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। फाइन। तो इंडिया को एक
वेव ऑफ दिया गया है, वेवर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया एनर्जी से बाहर होने के बावजूद न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर सकता है किसी कंट्री के साथ, फाइन, even being outside the ambit of nuclear suppliers group. And इंडिया ने एनपीटी भी साइन नहीं किया है। इंडिया not being a signatory to NPT and operating outside the ambit of nuclear supplier group. तो ना ही इंडिया एनएसजी का मेंबर है, ना ही इंडिया ने एनपीटी साइन किया है, क्योंकि एनपीटी में नॉन प्रोलिफरेशन होगी। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि आप कहीं से जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं लेंगे, फाइन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे। इंडिया ने कहा नहीं, हमें साइन नहीं करना, हमें तो लेनी है, हमें तो जरूरत है। भाई ना ही इंडिया ने एनपीटी साइन किया, ना ही इंडिया एनएसजी का मेंबर है, और एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी साइन करना पड़ेगा, फाइन। तो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? इंडिया के पास ये कौन सा न्यूक्लियर प्रोग्राम है? ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, या वॉर के लिए नहीं है, ये सिविलियन यूज के लिए, सिविलियन यूज के लिए। इसका पायनियर कौन है इंडिया में? होमी जे बाबा, उन्होंने ये शुरू किया, उन्हीं का ये विजन था इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का। तो इंडिया में 3 स्टेज का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, जिसमें स्टेज 1 में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेज 1 में हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर रिएक्टर्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर्स, हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसको हम कहते हैं PHWR। PHWR हो गया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल यूरेनियम, और इस नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके इन हैवी वाटर रिएक्टर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल किया इस हैवी वाटर रिएक्टर में, और यहाँ आपको क्या मिली? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फाइन। लेकिन इस हैवी वाटर रिएक्टर में आपके पास कुछ यूरेनियम बच जाता है, जिसको हम डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं, और ये कुछ यूरेनियम चेंज हो जाता है टू प्लूटोनियम। फिर ये प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम का आप जाया तो नहीं करेंगे, इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इन द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? ये दूसरा आपके पास रिएक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या कहते हैं? PU, प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो क्या इस्तेमाल करता है? प्लूटोनियम को जनरली इस्तेमाल करता है, और कुछ थोरियम को भी इस्तेमाल करता है। तो इसका मेन फ्यूल कौन सा है? मेन फ्यूल इसका प्लूटोनियम है। तो सेकेंड स्टेज में टेकिंग प्लूटोनियम फ्रॉम हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड सम सॉर्ट ऑफ थोरियम, आपके पास इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज द सेकेंड स्टेज, फाइन। फिर थर्ड स्टेज में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्ड स्टेज में आप जनरली थोरियम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ यूरेनियम यहां से इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी थोरियम इस्तेमाल होता है फ्यूल्ड ब्रीडर्स में। किसमें? यूरेनियम 233 फ्यूल्ड ब्रीडर्स में। इसमें यूरेनियम 233 आपका निकल के जो बाहर आता है, वो आप ऊपर वाले बाकी के पावर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन। तो मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स द रिएक्टर। इसमें इस रिएक्टर को फ्यूल कौन करता है? थोरियम भी और यूरेनियम भी। तो अब आपको याद रखना है, आपके पास इंडिया में 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या क्या है? स्टेज 1 में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है? नेचुरल यूरेनियम। स्टेज 2 में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है? प्लूटोनियम। और स्टेज 3 में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स, जिसमें हम यूटिलाइज क्या करते हैं? जनरली थोरियम, ठीक है। बाकी की चीजें भी होती है, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बीइंग यूज्ड इन इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ओके। उसके बाद आपको याद रखना है एनएसजी, जैसे मैंने कहा एनएसजी का ग्रुप बनाया गया था 1974 में, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1974 में कब बनाया गया? जब इंडिया ने पोखरण 1 टेस्ट किया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत, फाइन। इंडिया का स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था। उसके बाद इंडिया में व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर एंगेजिंग इन द कोऑपरेशन? इंडिया क्यों न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन करना चाहता है? ये मेंस का क्वेश्चन है, ये इस पे एमसीक्यू नहीं आएगा। एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि इंडिया ने किस किस के साथ अभी तक कोलैबोरेशन की है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आई होप यू आर एबल टू सी दिस क्लियरली। चलिए, तो इंडिया का मेजर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन प्रोग्राम्स, इंडिया ने सिविलियन यूज के लिए एनर्जी कोऑपरेशन किसके साथ की है? न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। सबसे पहली कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस ने की। 1950s में ही इंडिया ने इंडिया का जो है एनर्जी कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन फ्रांस के साथ शुरू हो चुका था, फाइन। फिर 1974 में जब हमने पोखरण 1 टेस्ट किया, तो फ्रांस इज द ओनली वेस्टर्न कंट्री जिसने हमें उस इवेंट पे कमेंट किया, जिसने हमें सपोर्ट किया। फ्रांस इज द ओनली वेस्टर्न कंट्री जिसने हमें 1974 वाले न्यूक्लियर टेस्ट पे
थोड़ा बहुत कमेंट किया, ठीक है। और फ्रांस ने रिसेंटली 2008 में इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो एनएसजी वेवर दिया गया है, एनएसजी वेवर जो इंडिया को मिला है, जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि वो एनएसजी का मेंबर नहीं होने के बाद भी कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ कर सकता है। तो इसके बावजूद सबसे पहले किसने किया? 2008 में फ्रांस पहली कंट्री बनती है जो इंडिया के साथ ये साइन करती है, फाइन। फिर इसमें इन्होंने क्या क्या शुरू किया? इसमें इन्होंने प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स बनाए, इस फ्रांस 6 प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स बनाए और जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया। तो ये सब सारी चीजें हो चुकी है। रिसेंटली फ्रांस एनर्जी कंपनी EDF हैज सबमिटेड a binding techno-commercial offer to nuclear power NPCL to building 6 reactors। तो वो फिर से 6 रिएक्टर बनाने जा रहे हैं इंडिया में, फ्रांस और NPCIL मिलकर। फिर है दूसरी कंट्री जिसके साथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन की है, वो है रशिया। तो इंडिया और रशिया की जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है डेट्स बैक टू 1960s। तब इंडिया और सोवियत यूनियन आपस में बहुत नजदीक था, ठीक है। तो सोवियत यूनियन के साथ मिलकर उन्होंने 2008 में कुदनकुलम तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की, फाइन। उसके बाद है आपका दे बोथ अग्रीड टू कंसिडर कोऑपरेशन ऑन द पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी विद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, साइनिंग अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद रशिया बांग्लादेश टू वर्क टुगेदर ऑन द रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो पावर प्लांट बन रहा है सिविलियन एनर्जी सिविलियन यूज के लिए, उसमें इंडिया की भी पार्टनरशिप है, तो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है, फाइन। उसके बाद है आपका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा एग्रीमेंट, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो न्यू दिल्ली को एनर्जी वेवर दिया है, तो उसके तहत उन्होंने ये वेवर कब दिया इंडिया को? 2008 में, और 2008 में ही फ्रांस ने वो शुरू कर दिया था उनके साथ। फिर उसी टाइम सोवियत ने भी किया। और 2009 में इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद IAEA, इंडियन safeguard agreement, called the Indian Safeguard Agreement, which subjected India's nuclear facility to IAEA standard, fine। तो IAEA स्टैंडर्ड क्या है? ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसके लिए गाइडलाइन सेट करते हैं, और उनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इंडिया ने 2009 में इंडियन सेफगार्ड एग्रीमेंट के तहत वो IAEA के अंडर आएगा, जिसमें अब IAEA के सेफगार्ड्स इंडिया पे अप्लाई होंगे, फाइन। फिर इंडिया और जापान की न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हो चुकी है 2016 में और 2017 में, ठीक है। वो 2017 में इंडिया का एग्रीमेंट एनफोर्स हो चुका है, इंडिया जापान का एग्रीमेंट क्या है? कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फाइन। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज भी है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, नलिफिकेशन क्लॉज। नलिफिकेशन क्लॉज, ये नलिफिकेशन क्लॉज क्या है? यानी इंडिया जापान ने कहा है कि हम दोनों में से कोई भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करेगा, तो ये नलिफिकेशन क्लॉज के तहत हमारा जो पीसफुल एग्रीमेंट है न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन का, वो खुद ब खुद नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? स्टेटमेंट में आ सकता है इंडिया हैज अ नलिफिकेशन क्लॉज विद जापान, या आपको बोलना है ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया जापान, ओके। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ही आगे हो गया। उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये कुछ रिकमेंडेशंस है, यू डू नॉट नीड टू स्टडी, यहाँ से MCQ नहीं आता है। उसके बाद हमारे पास कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पहले आपको बताना है न्यूज़ में क्यों थी। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसकी रिसेंटली 16th मीटिंग हुई है, 16th मीटिंग हुई है। तो 16th मीटिंग जो इसकी सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की हुई है, इस SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से आपको ये याद रखना है SCO क्या है, ठीक है। रिसेंटली जो इसकी 16th मीटिंग हुई है, ये कहाँ पे हुई? ताजिकिस्तान में, और ताजिकिस्तान इस वक्त इसका करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ताजिकिस्तान इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ SCO, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन शंघाई, इसका करंट प्रेसिडेंट अभी ताजिकिस्तान है, फाइन। और इस इवेंट में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया?
इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर उन्होंने अग्री किया कि हमें जो है कोऑपरेट करने की जरूरत है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, रिलीजियस रेडिकलिज्म को खत्म करने के, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को खत्म करने के लिए। और इस इवेंट में उन्होंने अफगानिस्तान पे भी काफी ज्यादा जोर दिया कि अफगानिस्तान में जो ये सिविल वॉर होने का खतरा है, बिकॉज तालिबान इज टेकिंग ओवर द कंट्री और वहां से अफगान फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर फाइटिंग बैक। तो इसकी वजह से लीकेज ना हो आसपास की कंट्रीज में, वो उसमें वॉर ना फैल जाए। तो ये स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है अफगानिस्तान पे। और साथ में साइबर क्राइम जो हो रहा है अभी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का जो इशू है, इस पर भी उन्होंने बात की। तो बात तो कर ली, अब आपका क्योंकि ये न्यूज में था, आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले इसका वर्किंग स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इसमें एक काउंसिल आता है जिसको हम कहते हैं हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। फाइन, ये एचएससी क्या है? हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आता है विद रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट आएगी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल डिस्कसेस द स्ट्रेटजी एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट्स में सवाल आता रहता है। तो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। उसके बाद एक और काउंसिल है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। ये जो है मल्टीलैटरल ट्रीटीज कोऑपरेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है, उसके लिए डिस्कशन करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो एचएससी ही है। उसके बाद इसमें एससीओ का बिजनेस काउंसिल है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें इंटरबैंक कंसोर्शियम भी है फॉर एक्सपैंडिंग द बैंकिंग सर्विसेज। यानी आपके एससीओ के अंदर ये सिर्फ मिलिट्री के लिए उन्होंने नहीं बनाया है, इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, इसमें जो है बैंकिंग कोऑपरेशन भी है, इसमें मिलिट्री कोऑपरेशन भी है, फाइन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी है, इसमें सारी कोऑपरेशन। और इसके अंदर 2 परमानेंट बॉडीज है, याद रखना। कौन कौन सी परमानेंट बॉडी है एससीओ के अंदर? एक है आपकी द सेक्रेटेरिएट, और दूसरी आपकी द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स इसको हम कहते हैं। तो द सेक्रेटेरिएट यहां से और यहां से रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, these are the 2 permanent bodies of SCO। और SCO कब बना? It was founded in Shanghai in 2001। SCO क्यों बना? Because SCO से पहले हमारे पास शंघाई 5 हुआ करता था। ये हमारा ग्रुप था शंघाई 5, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी? इसमें चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, ताजिकिस्तान था। फिर रिसेंटली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना, तो हमने इसको SCO बना लिया, जो है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब इंडिया भी इसका पार्ट है और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है आफ्टर 2017। ओके, रिलेवेंस फॉर इंडिया, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एससीओ इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें कौन कौन से मेंबर्स है? इंडिया इसका मेंबर है, रशिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। यानी दुनिया में जो 4 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है वो इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। ठीक है, और इसमें से 2 ऐसे मेंबर्स है, रशिया और चाइना, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी है यूनाइटेड नेशन में। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटो के काउंटरवेट की तरह बनाया गया था। जो नेटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट में, उसके अगेंस्ट आपका एससीओ बनाया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका कहा जाता है जितना इसने जमीन यानी लैंड मास जो इसका है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी इट इज वन ऑफ द 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट न्यूक्लियर एनर्जी में काफी स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है पाकिस्तान। तो ऐसी पावरफुल कंट्रीज जब एससीओ का हिस्सा बनी, तो एससीओ का जो लैंड मास है दैट इज ग्रेटर देन द नेटो इटसेल्फ। नेटो से भी ज्यादा लैंड मास इन्होंने कवर किया है। और एससीओ के अंदर आपकी वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? रशिया और मैंडरिन, ये इसकी वर्किंग लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज और चाइनीज, चाइना में मैंडरिन चलती है। ठीक है, और एससीओ अकाउंट्स फॉर 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जीडीपी याद होगा, इकोनॉमी वाले लेक्चर में देख लेना। तो दुनिया भर का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 24% शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज है वहां से आती है, और 43% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 43% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है शंघाई स्पिरिट का, क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज शंघाई स्पिरिट? शंघाई स्पिरिट है कि इन कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, इक्वालिटी हो, कंसल्टेशन हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे का,
और कॉमन डेवलपमेंट की तरफ काम किया जाए, और इंडिया पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने कब, 2017 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखने हैं। फाइन, बाकी जो ये चैलेंजेस है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सिंस स्टिल यू कैन गो थ्रू इट। जो केएस के लिए पढ़ रहे हैं वो इसमें दे कैन गो थ्रू द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस। फाइन, तो मैं फिर भी ऊपर ऊपर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ यहाँ पर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिलेवेंस मैंने आपको बता दी। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज पार्टिसिपेशन। इन्होंने जो रिसेंटली इवेंट किया उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, और उसके लिए उन्होंने एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बनाया है, जो अब जाके 2009 से वो सस्पेंडेड था और अब जाके उसने काम करना शुरू किया 2017 से। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है ये इंडिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला है अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स में पार्टिसिपेट करने का। बिकॉज हमने देखा कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स वहां से अफगानिस्तान से निकला है, इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और तालिबान की रिलेशनशिप में काफी ज्यादा खटास आई है, बिकॉज इंडिया वाज सपोर्टिंग द अफगान गवर्नमेंट, जिसकी वजह से तालिबान वाज नॉट हैप्पी विद इंडिया। ठीक है, तो बिकॉज इट्स अ फैक्ट दैट तालिबान विल टेक ओवर द कंट्री, और अगर पूरी कंट्री नहीं बट चलो आधी ही कंट्री वो ले लेंगे, बिकॉज 85% से ज्यादा तो अभी तालिबान के अंडर है। तो वी हैव टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद तालिबान, उनको टेबल पे बिठाना है, उनके साथ एक नेगोशिएटिंग टेबल पे हमें बात करनी है, और पीसफुल रिलेशनशिप्स में, ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स में हमें आगे जाने की जरूरत है। नाउ दैट इज व्हाट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को दे सकता है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म इन अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप। ठीक है, तो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान। ओके, सो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एससीओ में सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना की डोमिनेंस, बिकॉज चाइना इसका इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्री है, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स है उसने चाइना का वन बेल्ट वन रोड वाला ओबोर जो है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है, नया सिल्क रोड, उसमें सारे मेंबर्स उसके पार्ट है। रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज, कजाकिस्तान, लेकिन इंडिया नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रशिया, पाकिस्तान, चाइना एक्सिस यानी एससीओ में, क्योंकि रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, लेकिन इंडिया अलग से है। वाई? बिकॉज रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक मुट्ठी बनाकर बैठे पड़े हैं, और इनकी आपस की कॉपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखना पड़ता है। फाइन, ये है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। उसके बाद वे अहेड क्या है? मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमें जो है एससीओ को जो है उसमें कंट्रीज की ऑटोनॉमी देखनी चाहिए, चाइना की डोमिनेंस कम होनी चाहिए, और इंडिया को भी अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए, और इंडिया will not actually compromise on its sovereignty and territorial integrity, और वो अगर इंडिया को मिलता है तो इंडिया कैन सी एससीओ एज अ प्रोबेबल ऑल्टरनेटिव टू नेटो। उसके बाद है इंडिया के पास कंस्ट्रक्टिवली एंगेज विद पाकिस्तान। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू स्टार्ट एंगेजिंग विद ईच अदर। बायलैटरल डिफरेंसेस को खत्म करना है, क्योंकि एससीओ में क्लियर कट उसका मैंडेट ये है कि कंट्रीज के बीच में जो भी बायलैटरल डिफरेंसेस है उसको हम हिंडर नहीं करने देंगे हमारी डेवलपमेंट को। ठीक है, तो आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हम डायलॉग से खत्म कर सकते हैं। इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रिवाइटलाइजिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। चाबहार पोर्ट जो ओपन होगा, एंट्री ऑफ अशबगात एग्रीमेंट। नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट इंडिया शुड यूटिलाइज टू एक्चुअली हैव अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन यूरेशिया। ठीक है, ये दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये आंसर राइटिंग में हमें लगता है। सो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। डू वन थिंग, इकोनॉमी शुरू हम नहीं करेंगे, एंड यू विल नॉट रीड इकोनॉमी अभी। जब मैं बोलूंगा तब हम इकोनॉमी पढ़ लेंगे। इकोनॉमी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस इकोनॉमी को मैं अलग से पढ़ाना चाहता हूँ। फाइन, सो इकोनॉमी फिलहाल हम करंट अफेयर से बाहर निकाल रहे हैं और अलग से हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे आपको, तो वो आप रखिए। फिलहाल इकोनॉमी को स्किप करके हम नया कॉन्सेप्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। तो कौन सा? इकोनॉमी के बाद सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी देख लेंगे, तो हेयर एनवायरनमेंट वगैरह ये सब देख लेंगे। सो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होगा, फिर जून वाला महीना खत्म, उसके बाद हम जाएंगे मई वाले महीने में, और फिर अप्रैल का PT 365। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।